हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन अगले कुछ दिनों के लिए फ्री था, इसलिए उसने पोलर नाइट फोरम पर एक जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। उसे लगा नहीं था कि उसे वो जॉब मिल जाएगी, लेकिन फाइनली सामने वालों का रिप्लाई आ जाता है। ये जॉब 15 दिनों की थी और पर डे उसे 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। मतलब 15 दिनों में 15 लाख रुपए कमाने का उसके पास अच्छा मौका आया था, इसलिए हानशन इस मौके को गंवाने वाला नहीं था। वो अगले ही दिन टेलीपोर्ट होकर डेमनिक वर्ल्ड आ जाता है। वहाँ से वो सीधा उन लोगों से जाकर मिलता है जिन्होंने जॉब के लिए पोस्ट डाली थी। ये कुछ नए लड़के थे जो अभी अभी स्टील आर्मर बेस में आए थे। इन लोगों को अभी प्रिमिटिव लेवल के बीस्ट का शिकार करना था, इसलिए ये लोग शिकार पर रवाना होने वाले थे। लेकिन नए होने की वजह से इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इन्हें एक बॉडीगार्ड चाहिए था जो खतरे में इनकी रक्षा कर सके। इसी वजह से इन लोगों ने जॉब के लिए पोस्ट डाली थी। हानशेन को नहीं लगा था कि इतने सारे लोग यहाँ पर जॉब को अप्लाई करने के लिए आए होंगे। सभी लोग अभी के लिए वहाँ पर खड़े थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को हानशेन अच्छी तरह से जानता था। इनमें से ज़्यादातर लोग शैंटियान के ग्रुप के थे, जो जैसे ही हानशेन को देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का कहता है, हानशेन, क्या तुझे सच में लगता है ये लोग तुझे हायर कर लेंगे? तू स्टील आर्मर बेस का सबसे बेकार, सबसे घटिया वॉरियर है, ना ही तेरे पास कोई खास पावर है। ऐसे में ये लोग तुझे क्यों रिक्रूट करेंगे? कहा तो उस अकेले ने ये था, लेकिन सभी का ऐसा ही मानना था। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने जॉब की पोस्ट डाली थी। उनमें से सबसे आगे एक लड़का खड़ा था जिसका नाम युआन था। उसने शायद इन लोगों की बातें सुन ली थी, इसलिए उसे देखते ही हानशेन कहता है, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हानशेन की बात सुनकर युआन उसे एक बार के लिए ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसके बाद वो कहता है, आखिर मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं करने वाला हूँ? मैं अभी के अभी तुम्हें रिक्रूट करता हूँ। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, तुम इस पर साइन कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर सभी चौंक गए थे और सभी लोग उसे एडवाइस देने लगते हैं, युवान सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लड़का हद से ज़्यादा कमज़ोर है, ये आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन युवान किसी की नहीं सुनता है। वो बस इतना कहता है, मैंने अभी के लिए इसे रिक्रूट कर लिया है। इसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मेरा तो हो गया, अब तुम लोग देखो तुम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए किसे रिक्रूट करना है। जिसके बाद उसके दोस्त भी एक एक कर कर किसी न किसी को अपने प्रोटेक्शन के लिए रिक्रूट कर लेते हैं और वो लोग मिशन पर रवाना हो जाते हैं। मिशन पर निकले उन्हें 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में सभी ने हानशेन का काफ़ी मजाक उड़ाया था, लेकिन हानशेन ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था और उसने किसी को जवाब भी नहीं दिया था। अभी के लिए एक जगह पर रुके थे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्रिमिटिव बीस्ट थे। युवान और उसके दोस्त मिलकर इन प्रिमिटिव बीस्ट से फाइट करने लगते हैं और उनके सभी बॉडीगार्ड्स, जिनमें हानशेन भी था, वो साइड में होकर आसपास की जगह को देखने लगते हैं। वो अभी के लिए हर खतरे के लिए तैयार थे। युवान और उसके दोस्त सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हें कई तरह की मार्शल आर्ट्स आती थी। इस वजह से वो लोग आसानी से अगले कुछ ही पलों में इन प्रिमिटिव बीस्ट को मार गिराते हैं। अपना शिकार देखकर वो लोग काफ़ी खुश थे और इसी खुशी में वो लोग काफ़ी केयरलेस भी हो गए थे। तभी युवान का दोस्त क्विंग जल्दी से एक बीस्ट के पास जाता है। उसे तो लगा था कि ये बीस्ट मर चुका है, पर उसे ये नहीं लगा था कि ये बीस्ट बस मरने का नाटक कर रहा होगा। वह अभी के लिए काफ़ी केयरलेस था और इसी केयरलेसनेस में वो ये ध्यान नहीं देता है कि ये बीस्ट मरा नहीं है। जैसे ही क्विंग उस बीस्ट के पास पहुंचता है, अचानक से वो बीस्ट क्विंग पर हमला कर देता है। बीस्ट क्विंग के सिर्फ कुछ इंचेस दूर बचा था। अब उसके पास इतना भी टाइम नहीं था जो अपना खंजर निकालकर उस बीस्ट का सामना कर सके। उसे अब लगने लगा था कि उसकी मौत आ चुकी है। बाकी सभी लोग उस बीस्ट के अचानक हमले से बहुत डर गए थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी को लगा था क्विंग अब मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक तीर आता है जो सीधा जाकर उस बीस्ट की खोपड़ी में घुस जाता है और उस बीस्ट को एक ही हमले में मार देता है। वो बीस्ट अभी के लिए काफ़ी दूर पड़ा था और मर चुका था। ये देखकर जल्दी से सभी लोग क्विंग के पास जाते हैं। इधर बाकी के लोग जो बॉडीगार्ड बनकर तो आए थे पर कुछ कर नहीं पाए थे, वो बस जाकर उस मरे हुए बीस्ट पर कुछ हमले करने लगते हैं ताकि वो अपनी नाकामी को छुपा सकें।
सभी लोग अब जल्दी से हानशैन के पास आते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं, हानशैन, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हें ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था? अगर गलती से भी वो तीर जाकर बीस्ट के बजाय क्वीन को लग जाता तो इसकी भरपाई कौन करता? ये सभी लोग अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे थे और उल्टा हानशैन को ब्लेम कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से युआन आगे आता है और गुस्से में कहता है, निकल जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सभी को लगता है कि युआन हानशैन को जाने के लिए कह रहा है। लेकिन तभी युआन गुस्से में उन लोगों से कहता है, मैं हानशैन को नहीं, तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह रहा हूँ। तुम लोगों ने पैसे लिए लेकिन अपना काम ठीक से नहीं किया। उल्टा जिसने अपना काम ठीक से किया अब तुम उसे ही ब्लेम कर रहे हो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इस पर अब वो सभी भी अपनी शर्म छोड़ देते हैं और गुस्से में कहते हैं, युआन, तुम हमें ऐसे नहीं निकाल सकते हो, और अगर तुम हमें ऐसे निकाल रहे हो तो तुम ये शर्त मत भूलो कि तुम्हें हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरे पैसे देने होंगे। इस पर युआन उनके मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और उन लोगों को वहां से भगा देता है। सभी ने हानशैन की पावर देख ली थी, इसलिए युआन और उसके बाकी के सभी दोस्त आकर हानशैन से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर युआन उन सभी को बताता है, तुम लोग यही सोच रहे होगे आखिर मैंने इसे देखते ही इसकी खराब रेपुटेशन के बावजूद अपना बॉडीगार्ड क्यों बना लिया। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। इस पर युआन हानशैन के हाथ में मौजूद उसके बो की तरफ इशारा करता है और सभी से कहता है, उसका बो देखो, मैं इस बो को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इस बो की स्ट्रिंग खींचने के लिए भी लगभग लेवल 7 की फिटनेस लगती है। ऐसे में मैं समझ गया था कि ज़रूर ये लड़का लेवल 7 से ज़्यादा की फिटनेस रखता है, तो इसलिए मैंने हानशैन को देखकर ही उसे अपना बॉडीगार्ड चुन लिया था। ये सुनकर सभी भी अपना सिर हिला देते हैं और अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाते हैं। सभी ने अब हानशैन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। उनका ये सफ़र अगले कुछ दिनों तक चलता है और फाइनली 15 दिनों में उनका ये सफ़र ख़त्म हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हानशैन को 15 लाख रुपए मिल जाते हैं। अपने पैसे लेकर हानशैन स्टील आर्मर बेस लौट रहा था, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है वहां पर उसका सामना उन लोगों से हो जाता है जिन्हें युआन ने वहां से भगाया था और जो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए थे। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि हानशैन की वजह से उन लोगों की काफ़ी बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो हानशैन से कहते हैं, लड़के, उन लोगों के सामने तू बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था ना, चल आज मैं तुझे अपनी जगह दिखाता हूँ। ये कहकर उन लड़कों का लीडर हानशैन पर हमला कर देता है। लेकिन हानशैन भी अब अपनी लो प्रोफाइल छोड़कर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। एक ही झटके में हानशैन उसका हमला रोक देता है और उसका हाथ मरोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। हानशैन ने अभी के लिए उसकी हालत खराब कर दी थी। आखिर ये लड़का हानशैन का सामना कैसे कर पाता? इसकी फिटनेस सिर्फ 6.7 की थी, वहीं हानशैन अभी के लिए लेवल 7 से ज़्यादा की फिटनेस रखता था। ऐसे में दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। वहीं जो लोग ये नज़ारा देख रहे थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था हानशैन, जिसे स्टील आर्मर बेस में आते ही सभी ने बुली करना शुरू कर दिया था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। वो हानशैन 6.7 लेवल की फिटनेस वाले इंसान को इतनी बुरी तरह से हरा रहा है। हानशैन ने उसकी हालत खराब कर कर उसे वहीं छोड़ दिया था और वो वहाँ से जाने लगा था। लेकिन अभी वो अगले कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो गुस्से में कहता है, लड़के, तेरी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हानशैन उस लड़के को ध्यान से देखने लगता है। ये लड़का कोई और नहीं, लाओ फेंग था। जल्दी से सभी लोग लाओ फेंग से हानशैन की शिकायत करने लगते हैं। ये सभी लोग शैंटियान के ग्रुप के थे और हानशैन उनका सभी का दुश्मन था। लाओ फेंग उन सभी का सीनियर था, इसलिए वो मौका देखकर हानशैन को लाओ फेंग के हाथों पिटवाना चाहते थे। लाओ फेंग भी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो तुरंत हानशैन पर अपनी हंटर से हमला कर देता है, लेकिन हानशैन आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर लाओ फेंग दूसरा हमला करने जाता है, लेकिन तभी हानशैन अपने बो और एरो के साथ उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने पूरी पावर के साथ अपनी स्ट्रिंग खींच रखी थी। ये देखकर लाओ फेंग रुक जाता है। वो समझ गया था हानशैन के हाथ में जो बो है
और जो एरो है वो कोई मामूली नहीं है। अगर गलती से भी हानशेन ने शूट किया तो उसकी हालत ख़राब हो सकती है और उसे गहरी चोट आ सकती है। इसलिए वो वहीं पर रुक गया था। अभी के लिए काफ़ी तनाव भरा माहौल आसपास फैल चुका था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ गूंज उठती है, हानशेन, अपना बो और एरो नीचे रखो। उस आवाज़ को सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ये आवाज़ किसी और की नहीं, क्विंजुआन की थी। क्विंजुआन को देखकर लाओ यांग के अंदर जोश आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मिस क्विंजुआन, इस लड़के ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आप बस एक बार कहिए, मैं आपके कहने पर इस लड़के को ऐसी सज़ा दूंगा कि ये लड़का दोबारा से कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहकर जल्दी से लाओ यांग हानशेन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में क्विंजुआन आ जाती है और उसके हमले को रोक देती है और गुस्से में लाओ यांग से कहती है, ये लड़का मेरा आदमी है, ऐसे में इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना है ये मैं देख लूँगी। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हानशेन, मेरे साथ मेरे पीछे आओ। ये कहकर क्विंजुआन वहाँ से जाने लगती है और हानशेन भी उसके साथ जाने लगता है। वहीं सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर इन दोनों को हुआ क्या है? आज तक तो क्विंजुआन हानशेन से नफरत करती थी, तो फिर वो उसे आज अपना आदमी क्यों बोल रही है? क्या कहीं उन दोनों के बीच कोई अफेयर तो नहीं है? सभी के बीच में अभी के लिए अफवाह दौड़ रही थी, लेकिन किसी के पास भी इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। वहीं वहाँ से क्विंजुआन हानशेन को अपने साथ एक कमरे में लेकर आती है और उससे कहती है, हानशेन, मैं जानती हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफ़र देना चाहती हूँ कि तुम मेरे गॉड शूटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो शैंटियांग और उसका कोई भी आदमी तुम्हें फ्यूचर में परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर हानशेन कहता है, थैंक यू क्विंजुआन मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं अपने मैटर्स खुद संभाल सकता हूँ। और ये कहकर हानशेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्विंजुआन उसे रोकती है और कहती है, हानशेन, मैं जानती हूँ तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम शैंटियान का मुकाबला नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो शैंटियान कभी तुम पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही साथ तुम्हें मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे में ये तुम्हारे लिए कोई घाटे की डील नहीं है। तो इस पर हानशेन कहता है, फिर से थैंक यू, लेकिन मुझे अभी के लिए कोई मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन नहीं करनी है। तो इस पर क्विंजुआन उसे समझाते हुए कहती है, हानशेन, तुम्हें ये लगता होगा कि मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तुम नहीं जानते हो कि अगर तुम मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब तुम मिलिट्री ज्वाइन करोगे तब तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल सोल्जर की पोजीशन दी जाएगी, क्योंकि हायर पोजीशन के लिए तुम्हारे पास नोबेल टाइटल होना चाहिए या चोजन वन टाइटल होना चाहिए, जिन्हें हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मेरी बात मानो और डायरेक्टली मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लो और मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। ये बात सुनकर हानशेन कहता है, फिर से थैंक यू, लेकिन मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हानशेन को भरोसा था कि वो अगर पूरी मेहनत करे तो अपने पास मौजूद क्रिस्टल और अपनी आइस जेड स्किन की मदद से वो बहुत जल्द एक नोबेल बन जाएगा। ऐसे में सिर्फ कुछ बेनिफिट्स के लिए किसी बाइंडिंग में बंधना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हानशेन को खुद पर भरोसा था, लेकिन वो क्विंजुआन से कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नोबेल टाइटल हासिल नहीं कर सकता हूँ? तो इस पर क्विंजुआन कहती है, नोबेल टाइटल हासिल करने के लिए तुम्हें कई बार इवॉल्व होना होगा। ऐसे में तुम्हें नोबेल टाइटल हासिल करने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर तुम्हें कुछ ही सालों में कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता है कि तुम अगर कोशिश करोगे फिर भी नोबेल टाइटल हासिल कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करो। हानशेन के पास अब और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वहाँ से वो सीधा अभी के लिए अपने घर लौट आता है और अगले कुछ दिनों तक रेस्ट करता है। उसने गॉड शूटिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो अभी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, इसलिए अभी के लिए क्विंजुआन से भाग रहा था। अभी के लिए हानशेन अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। हानशेन जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसकी माँ थी।
उसकी माँ कहती है, हानशेन, अगले कुछ दिनों तक मैं काम में बिजी हूँ, तो क्या तुम जाकर यानियन को, यानियन उसकी छोटी बहन का नाम है, उसकी माँ कहती है, क्या तुम यानियन को कल स्कूल छोड़ आओगे? इस पर हानशेन पूछता है, आखिर आपने यानियन का एडमिशन किस स्कूल में किया है? तो उसकी माँ बताती है, मैंने उसका एडमिशन शैंगहुआ स्कूल में किया है, वो काफ़ी अच्छा स्कूल है। हानशेन शैंगहुआ स्कूल के बारे में जानता था। ये स्कूल सच में काफ़ी अच्छा था, इसलिए वो खुश था कि उसकी माँ ने यानियन के लिए सही स्कूल चुना है। वो माँ से कहता है, ठीक है माँ, मैं कल चला जाऊँगा। अगले दिन हानशेन यानियन को स्कूल छोड़ने आता है। वह भी स्कूल के अंदर जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। वो उस आदमी को अच्छी तरह से पहचानता था कि उसके सेकंड अंकल थे। उनके साथ अभी के लिए एक औरत थी और उनकी गोद में अभी के लिए एक लड़का था। हानशेन उस औरत को नहीं पहचानता था, लेकिन वो इतना डेफिनेटली कह सकता था कि ये उसकी सेकंड आंट तो नहीं है, मतलब ज़रूर उसके अंकल का कोई अफेयर चल रहा है। उसके अंकल की नज़र भी हानशेन पर पड़ती है और वो उसे देखकर वहाँ चौंक जाते हैं। वो चौंक कर कहते हैं, हानशेन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर हानशेन कहता है, मैं यहाँ पर यानियन को स्कूल छोड़ने आया हूँ। उसके अंकल गुस्से में कहते हैं, मुझे लगा ही था, ज़रूर तुम्हारे फादर ने मरने से पहले काफ़ी सारी सेविंग छोड़ी होगी, इसी वजह से तुम अभी के लिए यानियन का एडमिशन चैंगहुआ जैसे पावरफुल और बहुत ही बड़े स्कूल में करा पाए हो। इसकी फीस मिलियंस में है और तुम इस फीस को भर पा रहे हो, मतलब ज़रूर तुमने हमसे वो पैसे छुपाए हैं। हानशेन, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं, बल्कि पूरी हान फैमिली के हैं। तुम्हें हमारे साथ तो पैसे बांटने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा और तुम्हारी माँ को मैं और ज़्यादा परेशान करूंगा। मैं कल ही जाकर उनसे मिलता हूँ और उनसे वो पैसे वापस लेने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हानशेन बीच में आ जाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, अंकल, वैसे तो मैं काफ़ी शांत हूँ, लेकिन अगर आप मेरी माँ और बहन को परेशान करेंगे तो मैं अपनी हद भूल जाऊँगा और आपको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और शायद आप ये भूल रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है कि 20 लाख रुपए मिलने के बाद आप हम लोगों को फिर परेशान नहीं करेंगे, और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं आपको मार भी सकता हूँ। इसलिए अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो हमारे घर से दूर ही रहिए। ये सुनकर उसके अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में हानशेन पर हमला करने जाते हैं, लेकिन हानशेन उनका हाथ पकड़कर उन्हें ज़मीन पर पटक देता है। वो अभी के लिए बिल्कुल भी दया के मूड में नहीं था। अगर कोई उसकी फैमिली को परेशान करेगा तो हानशेन उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा। हानशेन गुस्से में कहता है, सेकंड अंकल, अगर आप मरना चाहते हैं तो शौक से हमारे घर पर आना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर हानशेन अपने पास मौजूद कैमरा दिखाता है। उस कैमरे को देखकर उसके अंकल की हालत खराब हो जाती है। वो गुस्से में कहते हैं, क्या तुमने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है? तो हानशेन बस मुस्कुरा देता है। उसके अंकल उससे वो कैमरा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानशेन अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। उसके पास कई तरह के कई सारे जीन पॉइंट्स थे। ऐसे में उसके अंकल जो एक नॉर्मल इंसान थे, वो आखिर उसका मुकाबला कैसे कर पाते। हानशेन धमकी देते हुए कहता है, अगर आपने दोबारा से मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो चिंता मत कीजिएगा, मैं ये रिकॉर्डिंग सीधा सेकंड आंट तक पहुंचा दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सेकंड आंट इस औरत के बारे में नहीं जानती होंगी। ये जानने के बाद वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगी। इसलिए आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो हमारी फैमिली से दूर ही रहिए। हानशेन की बात सुनकर उसके अंकल को फाइनली शांत होना पड़ता है। हानशेन आगे कहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये रिकॉर्डिंग सेकंड आंट तक ना भेजूं तो उसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप 20 लाख रुपए देते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसके अंकल के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें हानशेन को 20 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। लेकिन हानशेन ने अभी भी रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की थी। वो इसे अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था उसके अंकल बहुत ही गए गुजरे इंसान हैं जो अपनी बात से पलट भी सकते हैं। हानशेन की दुनिया जिस प्लेनेट पर थी, उस प्लेनेट का नाम प्लेनेट रोका था।
हानशेन यानियन को स्कूल छोड़ने के बाद अभी के लिए एक टेस्ट सेंटर आया था क्योंकि वो अपनी पावर चेक करना चाहता था। वो जाकर टेस्ट देने लगता है। अभी के लिए टेस्ट सेंटर में एक लड़का था जिसका नाम जाओशेन है। जाओशेन वो टेस्ट देने के लिए अभी टेस्ट सेंटर में आया था। वो काफ़ी बार ये टेस्ट दे चुका था, लेकिन उसका रिजल्ट उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से नहीं आया था। इसलिए वो दोबारा से टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो उस रूम में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि पहले से ही वो रूम किसी ने ले लिया है। अभी के लिए जाओशेन को गुस्सा आ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है, मैंने सभी लोगों को इग्नोर करने के लिए, सभी से बचने के लिए ये प्रीमियम रूम बुक किया है, तो आखिर वो कौन है जिसने मुझसे पहले इस प्रीमियम रूम को ले लिया है। यही सोचकर वो कुछ पैसे देकर जाकर सामने वाले के फाइट को देखने लगता है, सामने वाले के टेस्ट को देखने लगता है। अभी के लिए उसे सामने वाले का चेहरा नहीं दिख रहा था। सामने अभी के लिए एक लड़का था जिसने गोल्डन वॉयलेट कलर का आर्मर पहन रखा था। वो अभी के लिए अपने कुछ 20 तोल का यूज़ कर रहा था। वो लड़का एक के बाद एक सभी रोबोट्स को मारना शुरू कर देता है और लगभग अगले कुछ सेकंड्स में उसने इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। जाओशेन उस लड़के के रिजल्ट को देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस लड़के ने सिर्फ 7.8 सेकंड्स में टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और उसे एस ग्रेड मिला था, ट्रिपल एस ग्रेड मिला था। ये देखकर जाओशेन बहुत ज़्यादा चौंक गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी उम्र का कोई इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन अभी के लिए उस लड़के के चेहरे को नहीं देख पा रहा था। ऐसे में वो उसे पहचान भी नहीं सकता था। इसलिए अभी के लिए वो बस इस वीडियो को, इस क्लिप को ऑनलाइन पोस्ट कर देता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या कहीं से उसे इस पावरफुल इंसान का पता चल सकता है। वहीं ये वीडियो को स्टील आर्मर बेस के लोग भी देखते हैं और उनमें से कुछ लोग उसे पहचान भी जाते हैं। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये तो कॉइन है ना, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसने तो सिर्फ 7.8 सेकेंड में इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। वहीं हमें टैंग जैन को दिखाया जाता है जैसे उसके दोस्त लिन फैंग ने कॉइन का वो वीडियो दिखाया था और उस वीडियो को देखते ही टैंग जैन ने वीडियो में मौजूद इंसान को अपना अपोनेंट मान लिया था। वहीं हानशेन अपने घर लौट आया था, लेकिन जब उसने घर आकर ऑनलाइन अपना वीडियो देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। अब उसे अच्छा लग रहा था कि उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, वरना लोग पहचान जाते कि कॉइन और हानशेन एक ही हैं। अभी के लिए हानशेन अपने घर पर रेस्ट कर ही रहा था, लेकिन उसे क्विंजुआन का बुलावा आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी ह्यूमन वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होकर डेमन वर्ल्ड में जाना पड़ता है। वहाँ जाकर जब वो क्विंजुआन से मिलता है तो क्विंजुआन उसे बताती है कि हम लोग अभी के लिए अगले मिशन पर जाने वाले हैं। अगले मिशन में हम स्टार ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। उस कोलैबोरेशन में तुम भी पार्टिसिपेट करोगे। मैं तुम्हें उस मिशन में अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से जाकर हमारे ग्रुप में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हें ग्रुप हेड यांग ली के पास जाना होगा, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। ये सुनकर हानशेन मान जाता है और वो वहाँ से सीधा यांग ली से मिलने आता है। वो यांग ली को ग्रीट कर ही रहा था, लेकिन तभी यांग ली कहती है, तुम 10 सेकेंड लेट हो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर तो हानशेन शॉक में ही चला जाता है। आखिर कोई 10 सेकेंड लेट होने के लिए उसे टॉन्ट कैसे मार सकता था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।